नमस्कार दोस्तों, मैं भीषम कुमार यादव, स्टेशन मास्टर। देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विज्ञान से, साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुछ सवाल आते हैं जो गणित के स्टाइल में होते हैं। वो सवाल है, मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में कीजिए। यानी कि 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन लीटर में कितना होगा, ये आपको बताना है। सीधी सी बात है कि 20 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका आयतन लीटर में कितना होता है। हम जानते हैं एक को पढ़ना था, यानी कि सामान्य दाब और ताप पर क्या होता है, 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु की बात करें तो उसका आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सांकेतिक सूत्र होता है H और इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। यानी कि देखिए, हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 के फॉर्म में होता है। यानी कि H2 होगा तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। ठीक है, अब देखिए तो आपको बता दूं कि 2 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। हालांकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यानी कि अब रहता तो है 2 में, H2 के फॉर्म में। यानी कि 2 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 को अगर मिला हुआ है तो 2 ग्राम का उसका आयतन, 1 अणु ले लें या 1 परमाणु ले लें तो उसका 1 अणु का कितना, 2 ग्राम हो जाएगा। और 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। आप इस बात को एकदम गांठ मान लेंगे कि हाइड्रोजन रहता तो है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। अणु या परमाणु जो भी हो आप करें कि 1 ग्राम अणु है, 1 ग्राम परमाणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर 1 है, लेकिन ये अकेले रहता नहीं है, रहता है 2 के साथ, यानी कि 2 ग्राम हो गया। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का कितना होगा, 22.4 लीटर हो गया। अब देखिए तो 22.4 लीटर हो गया तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 22.4/2 लीटर। ठीक है, अब कितना ग्राम हमको है हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन 20 ग्राम है, इसका मतलब H2 के फॉर्म में होगा। तो देखिए 20 ग्राम का निकाल दीजिए, यानी कि 22.4/2 गुना 20, 2 से काट दीजिए 10, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.4 गुना 10 को कैलकुलेशन कीजिए तो 224 लीटर। ठीक है, यानी कि 20 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन अगर ज्ञात करें तो कितना होगा, 224 लीटर। इस तरह से आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरह के सवाल पूछेगा, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकेंड लेता है। तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है, नीचे नदी है, और एक पत्थर को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है यहां से पत्थर, तो इसको गिरने में कितना समय लगता है, 5 सेकेंड लगता है। आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या है, यानी कि इसकी दूरी क्या है। इस पुल से नदी के सतह तक तो पानी की सतह तक जो दूरी है ये क्या है। ठीक है, यानी कि पुल की ऊंचाई क्या है पानी की सतह से, ये बताना। आपको केवल दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है कि वो पत्थर कितना देर में गिर गया है, 5 सेकेंड में, और वो स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है। इस तरह से सवाल आपको पेपर में पूछ दिया जाता है और रेलवे में ज्यादातर पूछने लग गया है। इसमें करना क्या है आपको कि दूरी सूत्र एक पढ़ना था, 10वीं क्लास में पढ़े थे, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। यानी कि S बराबर दूरी, U बराबर प्रारंभिक वेग, और T बराबर समय, और A बराबर त्वरण। यानी कि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, S बराबर क्या होता है, दूरी, U बराबर होता है प्रारंभिक वेग, यानी कि स्टार्टिंग में वेग कितना था, A बराबर होता है त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, और T बराबर समय। ठीक है, S बराबर दूरी। अब देखिए यहां पर हमको दूरी ही तो निकालना है, तो कैसे निकलेगा, प्रारंभिक वेग का मान 0, समय कितना 5 प्लस 1/2 गुना। अब देखिए ये जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कहिए या जो कहिए, जैसे यहां दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 9.8 और समय कितना है 5 सेकंड, 5 के स्क्वायर। अब देखिए 0 में 5 से गुना करेंगे 0 प्लस 1/2 गुना 9.8 गुना 25। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.8 गुना 25/2 और इसको भाग दे दे के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 122.5 मीटर। इसको गुना करके भाग दे दीजिएगा, इतना आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हम देखें कि कुछ करने की जरूरत नहीं था, केवल ut प्लस एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। ut प्रारंभिक वेग 0, समय 1/2 इंटू ग्रेविटेशन, ये जो है गुरुत्वीय त्वरण की मान है। यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को हम स्वतंत्र रूप से ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से वो नीचे गिरेगा। अब देखिए तो यहां पर कर दिए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया 9.8 और गुना 5 के स्क्वायर, इसको गुना कर दीजिए, ये आ गया मीटर में। क्योंकि इस तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा। एक दो ऊर्ध्वाधर टीलों के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। टीलों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस तरह का सवाल है, जैसे मान लेते हैं 2 टीला है, ठीक है, उसके बीच में कोई कहीं पर एक आदमी खड़ा है, यहां पर कोई खड़ा है और ये आवाज करता है। तो आवाज करेगा तो प्रतिध्वनि यानी कि इधर से भी टकराएगा और टकरा के वापिस जाएगा और इधर भी टकराएगा टकरा के वापिस जाएगा और इसको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। तो एक तरफ तो 4 सेकंड बाद सुनाई दे देता है और दूसरी तरफ कितना टाइम लग जाता है 6 सेकंड। यानी कि जब आदमी ये आवाज निकालता है तो ये ध्वनि इस टीला से टकरा के 4 सेकंड बाद इसको सुनाई दे देता है फिर, और इधर इस टीला से टकरा के कितना 6 सेकंड बाद सुनाई देता है। अब देखिए तो ये टीला आखिर है कितना दूर, इस टीला की दूरी बताना है। तो हम मान लेते हैं माना कि टीला की दूरी कितना है, दूरी मान लीजिए इसको ए है। टीला कितना दूर है, टोटल इसकी दूरी कितना है ए, यानी कि इस दूरी को आप मान लीजिए कितना ए मीटर है। ठीक है, अब देखिए तो जरा कि यहां पर ये बंदा खड़ा है। अब इसकी दूरी मानते हैं कितना है, ये x मीटर है, तो ये शेष कितना बच जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि देखिए अगर टोटल दूरी माना जाता है कि ये मीटर है, यहां पर अगर नहीं लिखना चाहे तो देखिए ये लिख देता हूं, ये मीटर है, ये टोटल दूरी यानी कि दोनों टीला के बीच की दूरी हम क्या माने हैं ये मान लिए हैं। और इतना दूर की अगर माने हैं x, तो इधर शेष कितना बचेगा, a में से घटा देंगे वही ना बचेगा, यानी कि ये माइनस एक्स बच गया। यानी कि दूरी इस टीला के बीच की दूरी कितना हो गया x और इसकी दूरी हो गया a माइनस एक्स। ठीक है, इसका टाइमिंग लग गया 4 सेकेंड और इधर से टाइमिंग आने में कितना लग गया 6 सेकेंड। यहां ले लेते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है, चाल है 332, यानी कि हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल कितना होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि की चाल लिख दिए, चाल क्योंकि ध्वनि का चाल ही तो था। अब दूरी कितना है, दूरी है कितना x। अब देखिए x दूरी है, यानी कि x तो जाने में और x आने में टोटल कितना दूरी तय करना पड़ा होगा 2x। ये बात को ध्यान रखना है, यानी कि दूरी ये तो जाने में और रिटर्न होके आया, ये ध्वनि को कितना दूरी तय करना पड़ा, x तो जाने में तय करना पड़ा और x वापिस आने में तय करना पड़ा, यानी कि टोटल दूरी दुगना दूरी तय करना पड़ा, जाके फिर वापस आया 2x और बटा में समय कितना है 4 सेकेंड, यानी कि समय कितना लगा 4 सेकेंड। तो इसको काट दीजिए 2 से 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि x बराबर 332 गुना 2, यानी इसको कितना, इसको इससे गुना कर दिए ना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6, यानी कि इतना मीटर x बराबर हमको मान आया है, यानी कि इतना दूरी तो पता चल गया कि इतना है। अब देखिए तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में फिर हम चाल निकालते हैं इधर वाला के लिए। तो इधर वाला के लिए चाल वही होगा दूरी बटा समय। तो चाल कितना है 332, दूरी कितना है। अब देखिए
ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, और बटा में कितना हो जाएगा, समय कितना लगा 6 सेकंड। अब देखिए दूरी फिर क्या है, दूरी a माइनस एक्स तो गया और a माइनस एक्स आया, यानी कि ध्वनि गया होगा और फिर वापिस आया होगा, तो डबल दूरी तय करना पड़ा होगा, यानी कि इसमें कितना से गुना कर दे 2 से, यानी कि डबल दूरी तय करना पड़ा। इसको काट दीजिए 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे इधर, यानी कितना बचेगा a माइनस एक्स इक्वल टू कितना 332 गुना 3। ठीक है, 332 में 3 से गुना कर दिए, यानी कि a माइनस एक्स, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 996, माइनस एक्स है तो इधर जाएगा तो प्लस एक्स, यानी कि a बराबर कितना 996 प्लस x का मान कितना आया था, देखिए ये चीज पहले हम निकाल दिए एक बार में 664, यानी कि जोड़ लीजिए इसको कितना हो जाएगा 6 4 10, 9 6 15 1 16, 9 6 15 1 16 9, ठीक है 16, 6 4 10, 9 6 15 1 16, 9 6 15 1 16, यानी कि इतना मीटर। देखिए यानी कि आपको करना क्या था, बस ये समझना था कि 2 टीला है, उसके बीच आदमी खड़ा है, आवाज निकालता है, 4 सेकंड बाद तो ये वापिस सुन लेता है प्रतिध्वनि, और इधर 6 सेकंड बाद सुनता है। तो हम टोटल दूरी, ये गणित में भी पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस में, समय और दूरी में एक किताब मैथ में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में भी इस तरह के सवाल पूछ दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्वनि के चाल आपको बताएगा नहीं, केवल समय दे दिया है। तो क्या है, इतना दूरी तो इधर x मान लिया, इसको ये माइनस एक्स मान लिए, टोटल अगर जोड़ेंगे इसको तो ये बराबर हो जाएगा। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है, यानी कि 100 ग्राम का कोई पिंड है, उस पर एक निश्चित बल कार्य करता है, जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, जैसे इस पे कोई समान बल कार्य कर रहा है, 25 सेकंड में इसकी गति कितनी हो जा रही है 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण और बल का मान बताएं कि इसका कितना त्वरण है, यानी कि किस वेग से त्वरित हो जा रही है। तो त्वरण किसको कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, और बल निकालेंगे, यानी कि जितना हम लोग उस पर पुश कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो बल कहलाता है। अब देखिए तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जी द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, ठीक है, द्रव्यमान लिख दिए। अब समय कितना लग रहा है, यानी कि t बराबर कितना है 25 सेकंड है, ठीक है। अब देखिए एक चीज है u, प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो प्रारंभिक वेग कितना है, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। 2 तरह के चीज इसमें पढ़ना है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो u को प्रारंभिक वेग मानते हैं, तो प्रारंभिक वेग तो 0 था, 0 से ही तो स्टार्ट हुआ होगा, और अंतिम वेग को मानते हैं v, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। ये 10वीं में पढ़ना है ये सब, अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है, लास्ट उसका वेग कितना हो जाता है 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम के वस्तु है, समय 25 सेकंड लग रहा है, प्रारंभिक में उसका वेग 0 है, यानी स्थिर अवस्था में है, और जब उस पर धक्का लगाया गया तो वो कितना स्पीड हो गया उसका, यानी अंतिम वेग कितना हो गया 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, हमको त्वरण और बल दोनों निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर u प्लस AT, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना था, v बराबर u प्लस AT, 10वीं क्लास में फॉर्मूला है, बड़ा सिद्ध करना था 10वीं क्लास में, सिद्ध करना। एक आता था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि अभी एक बताए थे, उसमें s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूरी निकालने के लिए। इस तरह के अभी सवाल एक बताए थे इससे पहले। तो देखिए तो हम v, अंतिम वेग कितना हो गया 50, प्रारंभिक वेग 0, ठीक है, और a प्लस a कितना है, त्वरण कितना है, त्वरण पता नहीं है, और समय कितना लगा 25 सेकंड, ठीक है। यानी कि ये सिंपली सी यहाँ पर हम देखें बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा 25, a बराबर 50, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 50 बटा 25, यानी कि इसको गुना करके 25 0 में जोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा 25a, इधर 50 है तो ये गुना इसमें जाएगा, बटा में, गुना से कहाँ गया भाग में, यानी कि ये बराबर कितना हो गया 25 दूनी 50, यानी कि 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण आ गया।
अब देखिए इसका ये तो हमें मान निकल गया, एक चीज तो निकल गया, त्वरण ही तो पूछ रहा था, एक तो त्वरण निकल गया v बराबर u प्लस टी से। या तो इसमें एक फॉर्मूला और है, इसको इसी को चेंज करके आप लिख सकते हैं कुछ भी, a बराबर v माइनस u बटा टी, ऐसे भी लिखा जाता है ये, ठीक है, इसको से भी लिख सकते थे। चलिए यहां देख लीजिए, अब आगे क्या है, दूसरी स्थिति देखिए, हमको निकालना क्या है, बल निकालना है। तो बल को किससे डिनोट करते हैं, F से, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर m में पढ़ना था नीचे क्लास में, आप 10वीं क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण या बल द्रव्यमान गुना वेग। तो देखिए तो क्या हो गया, द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम के वस्तु है, ठीक है 100 ग्राम, और त्वरण कितना लग रहा है 2, यानी कि गुना कर दीजिए, यानी कि 200 डाइन का बल लग रहा है, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, तो इसमें गुना हुआ 100 ग्राम से सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो डाइन में आ जाता है, यानी कि 200 डाइन का बल लग रहा है। यानी कि दो तरह की चीज मिल गया आपको, त्वरण भी मिल गया, बल भी मिल गया, त्वरण बहुत आसानी से निकल गया और बल भी आसानी से निकल गया। तो सवाल दिया रहता है, लगता है कि अरे मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ो आगे बढ़ो, इसमें कोई दम नहीं होता है, केवल छोटी छोटी बात को जानने की जरूरत है, एक फार्मूला इसको जानने की जरूरत है और एक इसको जानने की जरूरत है। ये सब अगर आप जानते हैं तो और भी साइंस में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से एक सवाल पूछा जाएगा, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल सेकंड में कितना होगा। यानी कि देखिए आप लोलक से पढ़े होंगे कि जब लंबाई बढ़ता है तो उसको दोलन काल पर फर्क पड़ता है। यानी कि जैसे झूला है, झूला झूलते हैं उसको हम लोग एक कंप्लीट, जैसे ये देख लीजिए आप, यहां पर कोई चीज लगा हुआ है, ये इसको यहां तक, अगर इसमें कोई पत्थर लगा हुआ है, यहाँ इस पे कोई बैठा हुआ तो इसको यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगता है पूरा, उसको कहते हैं एक आवर्त काल। यानी कि इसको यहां और यहां से लेके यहां और यहां से यहां, यानी कि यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं लोलक का आवर्त काल। ठीक है, इस तरह से आ गया है कि ये लोलक है, मान लेते हैं लोलक है और इसमें कोई चीज लगा हुआ है। अब इसकी क्या है कि इसका पहले तो दोलन काल कितना है, जिसका आवर्त काल कितना है 3 सेकंड है। अब यदि इसकी लंबाई क्या कर दी जाए, 9 गुना कर दी जाए, नीचे तक कर दिया जाए, तब इसका आवर्त काल क्या होगा, आवर्त काल। यानी कि T1 बराबर, पहले स्थिति में आवर्त, एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिए, T बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर LYG, ये होता है आवर्त काल का फॉर्मूला T। अब देखिए T बराबर क्या होता है 2 पाई रूट अंडर LYG, T बराबर आवर्त काल होता है। तो यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं, पहले स्थिति में क्या था T1, ठीक है, और दूसरी स्थिति में मान लेते हैं T2 आवर्त काल। यानी कि पहले स्थिति में जब उसका नॉर्मल था जो लंबाई, तो उस स्थिति में T1 था, दूसरे स्थिति में T2 है। तो आवर्त काल क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर LYG, यानी कि 2 पाई इसको बड़ा में लिख देते हैं LYG, और इधर देखिए 2 पाई रूट अंडर, ये L1 है, पहले स्थिति में लंबाई L1 है, अब मान लेते हैं कि लंबाई L2 है और G तो वही रहेगा। ठीक है, पहला आवर्तकाल ये हो गया, दूसरा आवर्तकाल ये हो गया। तो पहला आवर्तकाल कितना है 3 सेकेंड, 3 और बटा में कितना लिख देंगे T2 इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कट गया। यहाँ देखिए फिर T1 का मान है 3 और बटा में लिख देंगे T2, और इधर अगर ऐसे करके लिखना चाहें तो ये लिख दीजिए, पूरा एक ही रूट में, दोनों के एक रूट में लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा L1 वटा G गुना G वटा L2, G से G कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा यहाँ देख लेते हैं 3 बटा T2 इक्वल टू रूट अंडर L1 मान लेते हैं x है, यानी कि प्रारंभिक लंबाई x था, तो बाद में लंबाई कितना हो जाता है 9x हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। यानी यही तो कह रहा था कि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए, यानी कि प्रारंभ में जो लंबाई था, प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं x है, यानी कि L1 x है, तो L2 कितना हो जाएगा 9x। अब देखिए 3 बटा T2, आप देखिए x से x कट गया, यानी कितना बच गया 1 बटा 3 आ जाएगा इसका,
ठीक है, यानी कि 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, T2 बराबर 3 गुना 3, यानी कि T2 बराबर 9। यानी कि इस तरह से देखिए आपका, यानी कि T2 बराबर 9 सेकेंड। यानी कि पहले देखिए दोलन काल कितना था, 3 सेकेंड। अगर उसकी लंबाई 9 गुनी कर दी गई तब उसका टाइमिंग क्या हो गया, बढ़ गया। से सवाल पूछा जाता है तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। और इस तरह के सवाल आपको पेपर में पूछा जाता है, यानी कि आपको मुजवानी याद रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक फार्मूला आप याद रखिए तो यहाँ पर मन में ही बैठा के इस तरह के सवाल को हल करके आवर्तकाल को निकाल सकते हैं। कभी लंबाई भी इसमें पूछ देगा तो लंबाई भी निकाल लेंगे। हो सकता है कहे कि आवर्त समय इसका आवर्तकाल ये है और फिर आवर्तकाल इतना हो जाता है तो लंबाई कितना गुना बढ़ गया, यानी कि लंबाई बढ़ा तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो झूला जो है धीरे धीरे झूलने लगेगा, तब ना आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आप आसानी से पेपर में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के सवाल आपको अगले वीडियो में भी और भी मिलता रहेगा, जिसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।